मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। तस्वीर और आंकड़े जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। अनुराग, आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 6 महीने पहले ही सत्ता पर आए हैं, लेकिन शुभांकर साबित हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी थी, क्लीन स्वीप किया है और अग्नि परीक्षा थी सर, अगर ये मैं कहूँ गलत नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 29 की 29 सीटों पर क्लीन स्वीप। मोहन यादव के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। कैसे देखते हैं इस जीत को और कैसे लेते हैं? मध्य प्रदेश की जनता माननीय मोदी जी पर भरोसा करती है, हमारी सरकार के कामों पर भी विश्वास है और यही कारण है कि प्रचंड बहुमत के साथ हमने अपनी जो टारगेट था, जो हमने कहा था मोदी जी के नेतृत्व में 29 कमल के फूल की माला उनकी जीत को देंगे, तो मुझे इस बात का संतोष है कि हम उसके नज़दीक पहुंच गए और अब शाम तक रिजल्ट आएंगे। 100% हम उसको उनको देने वाले हैं। तस्वीर सामने दिखाई दे रही है, हालांकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कमल का फूल खिलता हुआ दिख रहा है, मतलब तालाब में तो दिखाई दे रहा है। एक बड़ी बात ये भी उभर कर आ रही है, छिंदवाड़ा। ये कहा जा रहा था छिंदवाड़ा 40 सालों से लगातार है, सुंदरलाल पटवा के अलावा कभी जीत नहीं मिली थी। छिंदवाड़ा एक बड़ा गढ़ था जिसे आप भेद पाए। देखिए, हमने तो पहले दिन समझ लिया था कि छिंदवाड़ा कांग्रेस अब नहीं रख पाएगी और यही कारण है कि हमने पूरी ताकत के साथ मेहनत की थी और जनता ने विश्वास कर लिया था। भाजपा का अपना काम है, भाजपा की सरकार का काम है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि छिंदवाड़ा हमारे साथ रहेगी। और कमलनाथ जी ने लोकल लीडरशिप को डेवलप नहीं होने दिया, वहाँ से कभी भी स्थानीय सांसद नहीं बन पाया। हमने ये बात उठाई दमदारी से कि पहली बार वहाँ का सांसद बनेगा, तो जनता ने भरोसा किया, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ सांसद जी। राजगढ़ कांग्रेस को विश्वास था कि 10 में से 12 सीटें आ रही हैं लगातार, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेके कह रहे थे। राजगढ़ कैसे देखें? देखिए, कांग्रेस हमेशा मध्य प्रदेश के संदर्भ में गलत बोलती आती है और कांग्रेस का रिजल्ट है। राहुल गांधी कह रहे 4 तारीख को प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी जी, अब कौन बन रहा है बता दें, वो बन रहे हैं क्या? आज कांग्रेस की खुद की स्थिति ये है कि कांग्रेस 2014 में माननीय मोदी जी से हारने के बाद 115 सीट लाई थी, आज उस आंकड़े पे भी नहीं पहुंच पा रही। तो ये कांग्रेस के लिए हार है कि हमारे लिए हार है? पर सर, अब की बार 400 पार के नारे के साथ अब शुरू। हमने ये भी बोला था फिर एक बार मोदी सरकार, तो आई कि नहीं फिर एक बार मोदी सरकार? आप जो नारा कांग्रेस ने दिया, जो दावा किया, नारा नहीं दिया। कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम सरकार बनाए, उन्होंने कहा किसी हालत में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो क्या ऐसा हुआ कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं? अनुराग, प्लीज आप सीएम साहब से पूछिए कि ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप है, छत्तीसगढ़ में बेहतरीन है, दिल्ली में क्लीन स्वीप है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने भी प्रचार किया। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? तो कांग्रेस को सोचने का विषय है। कांग्रेस जीतती ना इतनी सीटें, 125 साल पुरानी पार्टी है और उसकी ऐसी हालत हो रही है, कांग्रेस का विषय। एक सवाल जरूर ये आया है, आपने उत्तर प्रदेश में भी दौरा किया, बिहार में भी किया, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में सीटें कम दिख रही हैं। बिहार ऐसा नहीं है, 12 राज्यों में मैं गया हूँ और ये कोई मेरे जाने आने से नहीं, ये मोदी जी को लेकर के चुनाव हुआ है और मुझे इस बात का संतोष है कि पहली बार तीसरी बार फिर मोदी जी की सरकार बन रही है। ये फिर एक बार मोदी सरकार का ही आह्वान है और हमने सबने आज़ादी के बाद पहली बार ये रिकॉर्ड बनते देख रहे हैं। गैर कांग्रेसी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री फिर एक बार सरकार बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 100 करोड़ से ज्यादा जहां मतदाता है, ये मामूली बात नहीं है सरकार बनाना। 400 पार ये जो नहीं हुआ वो कह रहे, उनकी बात नहीं बता रहे। कांग्रेस वाले कह रहे थे ना कि नहीं बनेगी मोदी जी प्रधानमंत्री, तो फिर उनसे सारे नेता कह रहे थे कि बस 4 तारीख बाद ये सर्वे झूठे हैं, ये है वो है। कितना आप लोगों के लिए ठीक है अनुराग, एक बात तो तय है कि 295 सीटों पर लीड करने वाली एनडीए की सरकार तो बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, जिस बहुमत की बात हो रही थी, जिस प्रचंड बहुमत की बात हो रही थी, वो आंकड़ा भी दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मेरे पास में मीनाक्षी। मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, 4 लाख वोटों से शिवराज सिंह चौहान आगे हैं और इंदौर की सीट, वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट 9,98,000 वोट से आगे है और कुल 9,98,1500 वोट पड़े हैं, क्योंकि वो कांग्रेस का कैंडिडेट भाग गया था। तो इसलिए तो वो ये सीट मुझे लगता है ये इतिहास बना देंगे इसी बड़े लेकिन इसी इंदौर सीट को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, नोटा को लेकर। नोटा को करीब 1.5 लाख वोट मिला है इंदौर में, क्योंकि लोगों को जो कैंडिडेट वापस लिया, इससे लगा कि ये तो गलत बात है। केरला की 2 सीटों पर ध्यान दिलाऊंगा। सुरेश गोपी भाजपा के 64,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर के अगेंस्ट में 16,000 वोटों से आगे। शशि थरूर को पार्लियामेंट में शायद इस बार लाखों का ये एक सरप्राइज है। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर
के खिलाफ करना ये सरप्राइज है। सर मैं ये कहती हूँ कि इंडिया टीवी देखो लाखों का इनाम जीतो वाला जो है वक्त आ गया है और वक्त तीसरे सवाल का है। पहले दोनों सवाल के रिस्पांस में दर्शकों ने बहुत सारे जवाब भेजे हैं, लाखों लोग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रजत जी तीसरा सवाल भी आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो एक और बड़ा आसान सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। दर्शकों को ये बताना है किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। ऑप्शन आपके पास में ए महाराष्ट्र और बी उत्तर प्रदेश। और प्रोसेस एक बार फिर से मैं दर्शकों को याद दिला दूं, प्रोसेस बहुत आसान है। जवाब देने का सिंपल तरीका है, अपने मोबाइल फोन पर टाइप करें Q3 स्पेस A। अगर आपको लगता है ऑप्शन ए है वो सही है तो आप ए प्रेस करें, और अगर आपको लगता है ऑप्शन बी सही है तो फिर आप टाइप कीजिए Q3 स्पेस बी और इस मैसेज को सेंड कर दीजिए 9509885885 पर। याद रखिए कुछ लकी व्यूअर्स होंगे जो कि इन सवालों के सही जवाब देकर लाखों के इनाम जीत सकते हैं। तो 3 सवालों का वादा था, तीनों सवाल पूछ लिए गए हैं, अब आप वो लकी विजेता बन सकते हैं। एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे थे और दिया कुमारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत दिया जी इंडिया टीवी पर आपका। राजस्थान का जो नतीजा था वो क्लीन स्वीप तो नहीं, लेकिन क्लीन स्वीप के नजदीक भी तो नहीं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने आपको बहुत अच्छी टक्कर दी है, कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी के सीधे सीधे झोली में जाती दिखाई दे रही हैं। देखिए अभी मैं मानती हूँ कि बहुत जल्दी है, अभी सिर्फ 12:30 बजे हैं और बहुत सारे जो राउंड्स हैं उनकी काउंटिंग बाकी है और कई बार आखिरी के राउंड्स ही हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी है किसी नतीजे पे आना, और आखिरी में आप देखेंगे कि हमारी ही जीत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में आएंगी। चुरू की सीट को लेकर ये कहा जा रहा था कि राहुल कसवा का बीजेपी से चले जाना नुकसान देगा, अभी जो रुझान है उसमें तो ये दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने जैसे कहा कि अभी बहुत जल्दी है, लास्ट में जो फाइनल डिसीजन जो भी नतीजे आएंगे उसी से फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ, क्या सही था, क्या गलत था, वो तो बाद में की चीज़ें हैं। अभी जो है मैं मानती हूँ बहुत जल्दी है और सिचुएशन चेंज हो रही है। हम लोग 1-2 लोकसभा सीटों में पीछे थे जैसे जयपुर रूरल, और एकदम हम लोग आगे हो गए, तो इसलिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा और मुझे लगता है कि 3-4 बजे तक ही कुछ सामने स्थिति आएगी कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। फिर भी लेकिन बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता आप कितनी पार्टी की सीटें सरकार expect कर रही तीसरी हैं? बार बनने जा रही है केंद्र में। नहीं, मैं तो मेजॉरिटी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए, 25 की 25 सीटें आए, क्योंकि अभी कहीं भी फाइनल परिणाम नहीं आया है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, कांग्रेस 1 में आगे है, लेकिन अभी कोई भी फाइनल टैली नहीं आई है। तो जब तक फाइनल टैली नहीं आती, नतीजा नहीं आता, हम लोग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। संजीव जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप भी राजस्थान से आते हैं। संजीव जी पूछें। संजीव श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। दिया जी नमस्ते। ये बताइए कि इतनी चर्चा थी कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी 25 में से 25 या 25 में से 20, अभी तो 25 में से 14 दिख रही हैं, तो राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की भी चर्चा थी कि क्या पता नेतृत्व परिवर्तन हो। पहले आपकी भी चर्चा थी कि सीएम तो आप बनने वाली थी, तो क्या सच में कुछ चेंज होगा क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना स्टेट में, क्या हुआ नहीं, उसका? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए ये सब चीज़ें, इसका जवाब तो मुझे नहीं लगता कि मैं दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एंड में जैसा मैंने कहा कि हमारी मेजॉरिटी ही आएगी, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे। अभी बहुत प्रीमेच्योर है किसी भी नतीजे पे आना। बट टिकट सही नहीं बटे, 12:30 बजे हैं, टिकट आप सही नहीं कम से बटे, कम 2-3 घंटे तो दीजिए। सॉरी, अभी टिकट सही नहीं बटे, ये तो मानेंगी आप? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा In कुछ नहीं है। hindsight? ये सब चीज़ें, ये देखिए अभी बहुत जल्दी है, अभी बहुत जल्दी है। कुछ घंटे बाद ही हमें सिचुएशन पूरी तरह से इसकी
जानकारी मिलेगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो मैं आपको कह रही हूँ कि हम लोग ही जीतेंगे और हमारी ही ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी राजस्थान में। भैया जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए अभी तक के रुझान आपके सामने व्यूअर्स, 1 बज गया है इस वक्त। रोज वैसे हम आपके लिए कहानी कुर्सी की लेकर आते हैं और आज तो ये बड़ा सही मौका है इसकी कुर्सी की कहानी आप लोगों से समझे हम। रजत जी हमारे साथ हैं, उनके एक्सपर्ट कमेंट्स हमें मिलेंगे इस प्रोग्राम में। अभी देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर, राहुल महाजन साहब, समीर चौगांवकर साहब, संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, शांतनु गुप्ता हमारे साथ हैं। रजत जी पहले तो यही अभी की कहानी देखिए, समझाते हैं। सबसे पहले तो आपका ये नाम आज सबसे अप्रोप्रिएट है, कहानी कुर्सी। बिल्कुल सही बात है। इसमें तो आज ही होगी जो भी कुछ कहानी है कुर्सी की। जो ब्रॉडली ट्रेंड इस समय दिखाई दे रहे हैं, 294 सीटों पर एनडीए आगे है, 234 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। ये तो बड़ा क्लियर है कि ये एनडीए की सरकार बनेगी। ये भी क्लियर है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये भी क्लियर है कि ये गठबंधन की सरकार पहली बार उनको बनानी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी 272 का मार्क क्रॉस कर पाए इसमें शक है। दूसरा पक्ष यह है कि बहुत सारे मत अभी गणना होनी है, कई जगह मार्जिन बहुत कम है, 25-30 सीटें ऐसी हैं जहां पर 500-600 के मार्जिन हैं, गाड़ी किधर भी जा सकती है। लेकिन एग्जिट पोल हमें जिस चीज़ का अंदाज़ा नहीं दे पाए, वो अंदाज़ा ये असली पोल दे रहा है, क्योंकि जो रुझान शुरुआती होते हैं वो फिर कंटिन्यू रखते हैं। ये अब तक अनुभव है, बहुत कोई मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, बट बाय एंड लार्ज ये जो ट्रेंड्स हैं ये कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें 2 बड़ी स्टोरीज हैं केंद्र की अगर छोड़ दें तो। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी की सरकार, और वो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। जिस तरह की सरकार वाईएसआर चला रहे थे, जिस तरह से उनके बेटे ने सरकार चलाई, उनका जो दबदबा था, उस आधिपत्य को खत्म करना आफ्टर ऑल ये कोई आसान बात नहीं है। दूसरी, 25 साल से उड़ीसा में बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक की सरकार थी। उनको हमेशा से बीजू का जो विरासत थी वो मिली हुई थी, उसकी वजह से बने थे। उड़िया बोल नहीं पाते, वो मिरेकल था, बहुत ज़्यादा पब्लिक से मिलते नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो 25 साल से चीफ मिनिस्टर बने हुए थे। कोई नहीं सोचता था कि बीजेपी उनको इस तरह से हरा देगी, और ये अच्छे मार्जिन से बीजेपी ने जीती है। लोकसभा की सीटों में भी 1 सीट पर सिर्फ बीजेडी आगे चल रही है, तो ये बड़ा चेंज है। तीसरा, पश्चिम बंगाल में वाकई में ये कहानी कुर्सी की है। ममता बनर्जी अपने गढ़ को कितनी ताकत से बचाने में सफल हुई, उन्होंने कैसे रणनीति बनाई उसको। और देखिए, वो कोई इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी है, जी अपने दम पर चुनाव लड़ी है। उन्होंने कांग्रेस को भी हराया है, सीपीएम को भी हराया, और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को बीजेपी पैसा दे रही है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये वहां की परिस्थिति है। बाकी जो स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, इसमें जो था वो है। केरल में बहुत सरप्राइज है, शशि थरूर की सीट पर राजीव चंद्रशेखर अगर थोड़े से भी मार्जिन से आगे हैं, ये एक बड़ा सरप्राइज है। 16,000 से आगे हैं रजत जी, वो 16,000 वोट से आगे हैं, जो बड़ा। लेकिन इस अगर नेशनल लेवल की स्टोरी स्टेट वाइज हम देख रहे हैं तो सबसे बड़ी स्टोरी है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार को कभी ये उम्मीद नहीं हो सकती थी, न बीजेपी के किसी नेता को उम्मीद थी। लेकिन जैसा देवेंद्र पाराशर बताते हैं, बाकी लोग बता रहे हैं, और ये सारी बातें मैं इस इलेक्शन से पहले भी सुन रहा था। गलत लोगों को टिकट दिए, बीजेपी के अपने लोग उनकी मुखालफत करने लगे, कास्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में नहीं रखा गया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जो 3 बार उम्मीदवार बदले, सही कास्ट के उम्मीदवार को वोट दिया, उन्होंने भी आजम खान की मर्जी से टिकट दिए। इन सब बातों का असर पड़ा है, और उत्तर प्रदेश ने इस पूरे चुनाव की जो स्टोरी थी उसको बदल दिया। तो सर शुरुआत में मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने कहा कहानी कुर्सी की है, तो ये कहानी जो अभी दिखाई दे रही है कमोबेश, इसके बदलने के आसार नहीं दिखते ज्यादा? मुझे नहीं लगता। जब अब तक का जो मेरा चुनावों का अनुभव है, वो उस अनुभव के आधार पर मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है यही ट्रेंड कमोबेश चलेगा। जी अब जी जैसे 238 बीजेपी की हैं, वो 240 हो सकते हैं, 42 हो सकती हैं, 235 हो सकती हैं, बट बाय एंड लार्ज ये कांग्रेस की 88 या 90 हो सकती हैं, बट बाय एंड लार्ज यही ट्रेंड चलेगा। बहुत सारे मुझे जो बीजेपी के समर्थक हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि क्या 272 मुमकिन है बीजेपी के लिए अभी भी? इस समय तो मुश्किल लगता है। देखिए, मैंने कहा चमत्कार तो हो सकता है, कुछ मालूम नहीं है कि अब कितनी सीटें कौन कहां ले जाए, कोई नहीं कह सकता। सारे के सारे एग्जिट पोल वो भी तो अंदाजा ही लगा रहे थे, बुरी तरह फेल हुए।
हमको तो दर्शकों से माफी मांगनी चाहिए कि हमने आपको एग्जिट पोल दिखाया वो गलत साबित हो गया। वो करने वाले स्टूडियो में आ ही नहीं रहे, मैं उनको ढूंढ रहा हूं सुबह से। और सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए, एक नहीं सब गलत देखिए, साबित हुए अगर इस बार। अब बाकी ठीक हो जाते, हमारा गलत होता तो मुझे बड़ी शर्म आती, लेकिन अब मुझे लग रहा है सभी गलत हुए। अब हमको एग्जिट पोल वाकई में कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इस पर मैं विचार करूंगा। लेकिन ये भी पहली बार ही हुआ कि सारे के सारे एग्जिट पोल, और इस बार तो सभी एक दिशा में थे, सभी लोग जो है ये ट्रेंड नहीं पकड़ पाए। बहरहाल अब अगर हम लोग स्टेट स्पेसिफिक बात करें, यूपी की बात करनी चाहिए। देखिए, यूपी ने सारा डिफरेंस किया है। यूपी में 36 सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आपको बता रहा हूं, जबकि अंदाजा क्या था 6, 8, 10 इतनी सीटों पर ज्यादा से ज्यादा शायद गठबंधन जो है वो सीटें लेता। कम से कम 30-35 सीटों का डिफरेंस उत्तर प्रदेश से आ गया अकेले, और वही अगर आप अभी बीजेपी की टैली में जोड़ दीजिए तो वो 272 के ऊपर हो जाती है। तो यूपी वो राज्य है जिसने भारतीय जनता पार्टी को खुद की अपनी फुल मेजॉरिटी की सरकार से रोका। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सीटें पश्चिम बंगाल में भी कम हुई हैं, सीटें राजस्थान में भी कम हो सकती हैं, सीटें हरियाणा में भी कम हो सकती हैं, लेकिन वो नंबर इतना कम है कि वो आपकी इस ओवरऑल टैली को बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको उड़ीसा से, तेलंगाना से ये सब कॉम्पनसेट हो रहा है, आंध्रा से। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर बीजेपी की अपेक्षाएं बहुत थी। जब अपेक्षा वाले राज्य में आप कम होते हैं, पश्चिम बंगाल में अपेक्षा थी, नहीं आई, कोई बात नहीं, लेकिन यूपी में अपेक्षा के मुकाबले इतना कम आ जाए, इससे जरूर सेटबैक लगता है पार्टी को। जी, उत्तर प्रदेश के अंदर देवेंद्र, आपके हिसाब से जो बीजेपी के लिए सबसे कार्ड जो नहीं चला या जो सबसे बड़ी गलतियां हुई वो क्या है? बीजेपी की तरफ से देखें, जो गलती हुई वो ये था कि कैंडिडेट्स को लेके जो ये कर सकते थे जो नहीं कर पाए, उसमें कैंडिडेट्स को लेके गलती थी। जब पहली लिस्ट आई थी तो उस लिस्ट के बाद ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये कहना शुरू कर दिया था, उत्तर प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, कि ये कैसे कैसे कैंडिडेट दिए गए, बाकायदा नाम रख के। दूसरी चीज़ ये ज़रूर थी कि वो जो आरक्षण का मसला ज़मीन पे लेके जा रहे थे, उसको उस रूप में ग्राउंड पे शायद इफेक्टिवली हैंडल नहीं किया गया। एक ओवर कॉन्फिडेंस का मामला भी कह सकते हैं कि यूपी में बीजेपी को एकदम से लग रहा था कि सब कुछ तो हमारे अनुकूल है, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। जब इतनी आदर्श स्थिति हो तो छोटी मोटी चीज़ें इतनी प्रभावित नहीं करती। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के सिस्टम इस बात को बखूबी समझ रहे थे। मुझे बीजेपी का एक भी गंभीर नेता ऐसा नहीं मिला जो ये ना कह रहा हो कि 70 से कम सीट हम लोग आ रहे हैं, 68-70 यही डाटा बताया जा रहा था। उसमें अगर इतना बड़ा झटका लगा तो वाकई देखिए, उनको लगता था देवेंद्र की जो योगी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है, ये बाकी सारे फैक्टर्स को ओवरराइड कर देगा, जो नहीं हुआ। जी बिल्कुल। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आ गए स्टूडियो में। देखिए, हम सभी के असेसमेंट गलत हुए हैं। हर्षवर्धन जी भी उन्हीं लोगों में से थे जिनको लगता था कि 70 पार भाजपा को जाना चाहिए, लेकिन 70 पार छोड़िए तो भी 40 के लाले पड़े। देखिए, मैं भी रजत जी को मैं जब घुस रहा था तो मैंने सुना कि रजत जी ने कहा कि अब सर्वे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और सबके सर्वे गलत हुए तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिजल्ट एक बात बहुत साफ साफ कह रहा है, जो 2014 में हुआ वो अलग था, 2019 में कहा गया और उस वक्त बहुत लाउड था ये कि भाई कैंडिडेट सिलेक्शन कौन कर रहा है। और 2014 और 19 में जिन लोगों ने टिकट बांटा था, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो जिन्होंने टिकट बांटा था उनको जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, अगर हम पार्टी के लिहाज से कहें। और पहले दिन से हम अपने शो में मैं कहता था कि 70 के आसपास भारतीय जनता पार्टी रहेगी, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता रहा पहली लिस्ट से कि 15 से 17 तो मुझे कैंडिडेट है जो किसी कीमत पे जीतने नहीं चाहिए। आप उनको एक एक करके उठा लें, ऐसे लोग हैं जो राजनीति में कभी रहे नहीं, अब उनको किसकी कृपा से और क्यों टिकट दिया गया वो पता नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सीट पर 2 बार 3 बार के सांसद, इनका तय था कि हारेंगे, फिर भी उनको टिकट दे दिया गया। कौन उनके लिए लॉबी कर रहा था ये पता करना चाहिए। और राजस्थान में भी जो सेंटिमेंट खराब हुआ, कहां से खराब हुआ, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, वहीं से सारा सेंटिमेंट खराब हुआ। तो मुझे लगता है कि कई बार जिसको कहते हैं ना कि एक कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो अचानक चलते हैं और संविधान आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये बात लोगों के मन में गई, लोगों के दिमाग में गहरे गई। शायद नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि उसको ओवरराइड करने की, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो वहां तक पहुंच नहीं सका। नहीं, लेकिन एक जो चीज समझ में नहीं आ रही कि हर राज्य में वोटर का वोट करने का तरीका इतना अलग क्यों है। बिहार में नहीं हुआ जो आपने कहा, भाई बिहार के अंदर भी ये बात जानी चाहिए थी कि आरक्षण खत्म कर देंगे, वहां तो आपको 30 सीट मिल रही है 40 में से। यूपी के अंदर आपको 80 में से 30 सीट मिल रही है। देखिए, बिहार को लेकर एक बात मतलब मैं कहता था कि भाई भाजपा है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है। हर एक वर्ग के पास उसका अपना नेता खड़ा है, जो कितना भी कम होगा तो कहेगा यार हमारा वाला नेता तो मजबूत हो रहा है भाई।
उत्तर प्रदेश में उसकी कमी थी। आप जरा सोचिए, मैं जो हमारा शहर है प्रयागराज, वहां की 2 सीटों की बात कर रहा हूं, मैं सुबह से उसके आंकड़े देख रहा था। अब नीरज त्रिपाठी केशरीनाथ त्रिपाठी जी के बेटे हैं, लेकिन क्या उनको उस सीट पर टिकट मिलना चाहिए था? उज्जवल रमन सिंह रेवती रमन सिंह के बेटे हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे, कांग्रेस में आए, दोनों ने तय करके टिकट दे दिया। फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया, वहां अमरनाथ मौर्य को समाजवादी पार्टी ने दिया। मौर्य अगर केशव प्रसाद मौर्य के रहते हुए उसी इलाहाबाद शहर में अमरनाथ मौर्य को टिकट दे रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? और इसी तरह से ज्यादातर सीटों पर, और जो सर्वे में दिख रहा था ऐसा नहीं हुआ है, ओबीसी का एक बड़ा वर्ग उसने जहां जिसको देखा है, जैसे कुर्मी जो पटेल होते हैं उनके लिए मैं मानता था वो 2 चुनाव में स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं, जहां उनको पटेल प्रत्याशी दिखा जिस पार्टी के हैं उसके साथ जाते हैं। लेकिन दूसरी ओबीसी की जातियों ने भी स्ट्रेटेजिक वोटिंग उत्तर प्रदेश में कम से कम की है, दूसरी जगह का मैं देखूंगा तो बता पाऊंगा, लेकिन यहां हर लगभग सीट पर जो स्ट्रेटेजिक पोलिंग हुई है और जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना जो मतदाता समूह था वो उनके साथ इंटैक्ट है। यहां तक कि आप सोचिए डुमरियागंज में, वहां अगर सामने है तो फिर भी नहीं जीतते हुए दिख रहा है समाजवादी पार्टी। बलिया की बात करें, वहां नहीं जीता। गाजीपुर तो प्रत्याशी अंतिम समय तक समझ में नहीं आया कि अचानक उनको पारसनाथ राय जी को क्यों दिया गया। मनोज सिन्हा जी की वो सीट थी, उनको लग रहा था पहले उनके बेटे को मिल जाएगा, फिर वो नहीं मिला, तो फिर बलिया मूलतः थी भूमिहार प्रत्याशी के लिहाज से, तो ये तीनों का समीकरण खराब हुआ, बलिया, गाजीपुर और घोसी। तो ऐसे कई कॉम्बो सीट्स हैं जिन्होंने मुश्किल की। अब वो प्रत्याशी चयन में क्यों इतनी गड़बड़ हुई, ये भारतीय जनता पार्टी देखिए।